नमस्ते बच्चों, कैसे हो। जैसा कि हमारे यहाँ पर 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान चल रही थी, उसका दूसरा चैप्टर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और उसी दूसरे चैप्टर की कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चालक की धारिता के बारे में। देखिए, चालक की धारिता क्या होती है। अगर हम किसी चालक को समझे तो उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे ही चालक की धारिता कहा जाता है बच्चों। तो अगर हम धारिता शब्द को समझे तो धारिता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा धारण करने की क्षमता, उसे क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। तो हम अभी चालक की धारिता के बारे में पढ़ेंगे, धारिता को किससे डिनोट करते हैं, मात्रक और विमाएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये किन किन चीजों पर निर्भर करती है और कौन से बिंदु इसे प्रभावित करते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में अंत तक। और आपको इन सभी वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं जिस भी सब्जेक्ट के, सबके वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये जो धारिता शब्द है वो क्या है। ये तो होता है आपका कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। और ये जो आपका शब्द है धारिता, धारिता देखो शब्द में ही उसकी परिभाषा है। धारिता से आप समझ रहे होंगे धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। देखिए, धारण करने की क्षमता से क्या मतलब है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई पात्र है, कोई सा भी हम अगर पात्र ले लेते हैं तो देखो, जैसे हमारे पास मान लो ये एक पात्र है, इसको ले लेते हैं, ये कोई पात्र है और इस पात्र में इसमें तो आप ढंग से समझ ही नहीं पाओगे। चलो इसको हटा ही दो, ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई एक पात्र है, जिस पात्र में इसकी जो क्षमता है बच्चों, इसकी क्षमता ये है कि इसके अंदर अगर हम इसको फुल भर दें ऊपर तक, तो इसमें जो पानी की मात्रा है, मान लेते हैं कि पानी की मात्रा, और पानी का ये कोई पात्र है, तो इसमें जो पानी की मात्रा है बच्चों, वो हम मान के चलते हैं कि मान लो इसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। कितना लीटर पानी आ सकता है? 20 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पात्र है, इस पात्र की जो क्षमता है, इसकी जो धारिता का मान होगा वो 20 लीटर होगा। अब वो बात अलग है कि अगर हम मान लो इसमें पात्र को थोड़ा सा खाली रख देते हैं, इधर से ऊपर से हम भरते ही नहीं है, इसको थोड़ा सा खाली रख देते हैं, फिर भी इसकी धारिता का मान लो 20 लीटर इसकी क्षमता है, आपने इसमें 15 लीटर पानी डाला है, तो अब इसकी धारिता नहीं बदलेगी। धारिता तो इसकी कितनी रहेगी? 20 लीटर रहेगी। हो सकता है कि इसकी क्षमता 20 लीटर की है और आपने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, तो ये पानी बाहर की ओर बह रहा है, इधर 25 लीटर डाल दिया तो 5 लीटर पानी कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पदार्थ की या जो पात्र है उसकी जो धारिता है वो धारिता 20 लीटर की रहेगी। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि धारिता होती क्या है। अब हम बात करते हैं किसी चालक की धारिता के बारे में। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता, देखिए बच्चों, चालक की धारिता क्या हो गया। चालक की धारिता का मतलब है कि आप उस चालक को कौन सी चीजें दे सकते हो? आवेश दे सकते हो, आवेश ही होते हैं चालक। तो अगर हम इसे लिखना चाहें कि चालक की धारिता क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसे ही हम चालक की धारिता कहते हैं। आइए इसको भी लिख देते हैं हम, शब्दों में लिखने का ध्यान रखें। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की
धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। देखिए बच्चों, इसकी अलग अलग परिभाषाएं होती है, अभी हम बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। फिलहाल चालक की धारिता क्या होगी? किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चालक है और उस चालक को हमने क्यू आवेश दिया है, उस चालक को क्या दिया है? क्यू आवेश दिया है। और क्यू आवेश देने के कारण उस चालक का जो विभव है वो विभव भी बढ़ जाता है। विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए पहले तो ये देखते हैं कि विभव बढ़ता है क्यों। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास क्या है? एक चालक है। इस चालक में यहाँ पर ऐसे कोई बहुत सारे आवेश पड़े होंगे। अब हम क्या करेंगे? इसकी धारिता को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, या हम ये मान के चलते हैं कि हम इस चालक को आवेश दे रहे हैं। इस चालक को क्या दे रहे हैं? आवेश। तो जैसे जैसे हम इस चालक को आवेश देंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो पहले से आवेश पड़े हैं वो आवेश क्या करेंगे? जब हम दूसरा आवेश यहाँ से लेके आएंगे तो उस आवेश का, इस आवेश को जैसे हम इसके पास ले जाएंगे तो ये इसका करेंगे प्रतिकर्षण। जैसे समान आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे हम इस आवेश को उसके पास ले जाएंगे, चालक के पास, तो चालक क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और प्रतिकर्षण बल लगाएगा, फिर भी हम उस आवेश को चालक के पास लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। किसके विरुद्ध? चालक के द्वारा, या चालक में उपस्थित आवेशों के द्वारा जो प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि वह कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस निकाय में कैसे संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो इसका लगातार विभव भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम किसी को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ने से उसकी धारिता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। धारिता का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए फिर इसको भी हम लिख देते हैं। किसी चालक को आवेश देने पर किसी चालक को आवेश देने पर चालक में उपस्थित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकाय, किया गया कार्य निकाय में, विरुद्ध किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे संचित हो जाता है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी, विभव का मान भी लगातार क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा। ऊर्जा में वृद्धि के कारण विभव का मान, विभव में विभव का मान भी बढ़ता है। विभव का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करेंगे तो उसके विभव का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। जैसे जैसे हम आवेश ले जाएंगे, प्रतिकर्षण बल का विरुद्ध हमें यहाँ कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो जैसे जैसे हम आवेश ले जाएंगे, हमारे द्वारा जितना कार्य किया जाएगा उस सारा का सारा कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता रहेगा। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहेगी, और स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होने से चालक का विभव भी लगातार बढ़ता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आगे देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक, क्योंकि हम आवेश दे रहे थे, आवेश देने से कार्य कर रहे थे, और कार्य करने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही थी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने से क्या, किस में वृद्धि हो रही थी, विभव में वृद्धि हो रही थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक को, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर विभव में वृद्धि दिए गए आवेशों के समानुपाती होती है। आवेशों के कैसी होती है बच्चों, समानुपाती होती है। कैसी होगी, समानुपाती होगी। यहां तक क्लियर है, कैसी हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। अब देखिए, हम इसको इस लाइन के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जैसे ही आवेश दिए तो विभव में वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो, उसके विभव में लगातार क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। और जैसे ही हम यहां से ये जो समानुपातिक चिन्ह है वो हटाते हैं, तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है c, और ये हो गया आपका q बराबर cv। जहां बच्चों ये आपका जो c है वो c होता है समानुपाती स्थिरांक। क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। और इसे ही कहा जाता है चालक की धारिता। इस c को ही क्या कहा जाता है, चालक की धारिता कहा जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर, यानी चालक की धारिता बराबर Q अपोन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। जो चालक की धारिता है C, वो क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपोन में V हो जाएगी बच्चों। क्लियर है इतना। देखिए, अब इसको फिर परिभाषित कर देते हैं हम, इस जो अभी हमने लास्ट में समीकरण लिखी है ना, इसके हिसाब से। इससे हम चालक की धारिता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात इसके बराबर होगा चालक की धारिता के बराबर। देखो बच्चों क्या हो गया, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, धारिता के बराबर हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी लैंग्वेज में पुट कर देता हूं, चालक किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि का अनुपात, विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता के बराबर होता है। चालक की धारिता के बराबर होता है, धारिता के बराबर होता है बच्चों। ये चीज हमने अभी थोड़ी ही देर पहले प्रूव भी की थी, उसी से इसको ही हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज में पुट कर दिया। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो हमने इसको लिख दिया कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक में विभव में जो वृद्धि हो रही है, उन दोनों का जो अनुपात है वही बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, वही हो जाएगा चालक की धारिता के बराबर। अब देखिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं पहले, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं इसको, अब हम यहाँ पर ग्राफ का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं बच्चों, ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो ये जो ग्राफ का निर्माण कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखें कि अगर हम यहाँ पर Q और V के मध्य ग्राफ खींचे, Q और V के मध्य, तो ये मान लो आपका अगर आवेश है, तो जैसे जैसे आप आवेश को बढ़ाओगे वैसे वैसे बच्चों धारिता, सॉरी, विभव जो है चालक का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही था कि जो आपका ये देखिए, ये क्यू है वो समानुपाती होता है किसके, विभव के। अर्थात हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, किसकी, धारिता। किसकी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, धारिता की। ये जो सी है वो क्या है, वो है धारिता।
क्या है, धारिता। और जब दोनों समानुपाती है तो ग्राफ अपने आप ही कैसा बनना है, सीधा ही बनना है, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो हमने अगर Q और V के मध्य ग्राफ खींचना है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये जो इस रेखा का जो ढाल है इसे कहा जाता है रेखा का ढाल। ये जो रेखा का ढाल है बच्चों ये भी तो किसके बराबर होता है, ये रेखा का जो ढाल है वही होता है धारिता के बराबर। वही किसके बराबर होता है, धारिता के बराबर। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा इस तरीके से निर्माण करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन बना दी ये वाली, तो ये जो दूरी है बच्चों इसको मैं मान लेता हूँ कि ये v है। कितनी दूरी है, v। या फिर ये मान लो कि विभव का जो मान है वो v मान है, और ये दूरी है जो इधर इधर वाली। देखिए यहां तक कि q है तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं q। इसको भी क्या मान लेते हैं, q। तो अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा रेखा का ढाल क्या होता है उसको चलो लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं दोस्तों, देखना ध्यान से। रेखा का ढाल, ये जो रेखा का ढाल है इसको m से लिखा जाता है बच्चों, स्मॉल m से। और ये होता है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। आप जानते हो कि ये जो आपका टेन थीटा है वो होता है बच्चों, एक मिनट, टेन थीटा जो है वो क्या होता है, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो आपने ये पढ़ा होगा एक लाल बट्टा का, लाल बट्टा का ये पढ़ा होगा। तो जो टेन थीटा है बच्चों वो क्या आता है, टेन थीटा आता है लंब बटा आधार। ये जो साइन है वो होते हैं साइन के, ये कोस के, और ये अंत वाले किसके आएंगे, टेन के आएंगे बच्चों। तो ये तो आपको आना चाहिए, गणितीय भाषा है। तो जो आपका टेन थीटा है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया बेटा लंब बटा आधार। तो यहां देखिए अब इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये आपका थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो तो होती है लंब, और समकोण देखिए ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और ये कर्ण है तो ये वाली जो भुजा है इधर वाली, ये भुजा क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, आधार। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा में लंब आ जाएगा आपका Q, और आधार जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। और ये जो Q अपॉन में V है उसी को तो हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, धारिता लिखते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, इसको आप फटाफट नोट करें फिर अपन आगे चलते हैं। समस्या होगी जो कि किताबें ये गई है इधर। चलिए यहां तक लिख दिया, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों हम चलते हैं चालक की धारिता की मात्रक की ओर। अब हमें क्या पढ़ना है, मात्रक की। अब है आपका चालक की धारिता का मात्रक। देखिए बच्चों अगर आप इस मात्रक को देखो तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो चालक की धारिता वो क्या होती है बच्चों, सी होती है, और सी का जो मात्रक है वो क्यू अपॉन में वी होता है बच्चों। तो देखिए मैं यूं लिख सकता हूं कि जो सी का मात्रक है, सी का मात्रक वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन में वी का मात्रक। यही होगा भाई, क्योंकि जो सी है वो क्यू अपॉन में वी के बराबर ही है, तो ये क्यू अपॉन में वी के मात्रक के बराबर हो जाएगी। अब देखिए जो क्यू है वो है आवेश, आवेश का मात्रक आप सब जानते हैं क्या होता है बच्चों, कूलम्ब। अपॉन में वी, उसका मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर या विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। और ये कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है उसको कहा जाता है फेरड। उसको क्या कहा जाता है, फेरड कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, फेरड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी धारिता है C, उसका जो मात्रक है बच्चों वो होता है आपका फेरड। C का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, फेरड हो जाएगा बच्चों। जो धारिता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, फेरड हो जाएगा। और ये जो मात्रक फेरड है ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये वास्तव में बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो ये जो फेरड है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, फेरड बहुत
बड़ा मात्रक होता है। और बड़ा मात्रक होता है तो व्यवहारिक रूप से हम कुछ छोटे मात्रों को, व्यावहारिक रूप से व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त मात्रक, देखिए हम छोटे मात्रकों को काम में लेते हैं। कौन से छोटे मात्रक? जैसे जैसे हम काम में लेंगे एक, या कुछ भी जितने भी है, एक मिली फेरड, एक मिली फेरड, स्मॉल एम लिखा होता है, इसका मतलब होता है बच्चों 10 की घात -3 फेरड। या हम जैसे काम में लेंगे एक माइक्रो फेरड, इसका मतलब 10 की घात -6 फेरड। या हम जैसे काम में लेते हैं एक नैनो फेरड, इसका मतलब 10 की घात -9 फेरड। या हम काम में लेते हैं जैसे एक पिको फेरड, इसका मतलब होता है बच्चों 10 की घात -12 फेरड। ये ऐसे ही छोटे मात्रक हमारे यहाँ पर उपयोगी होते हैं। फटाफट नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी टॉपिक है धारिता। तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखिए ये जो हमने मात्रक लिखा है, ये बड़ा कौन सा? फेरड। ये सीजीएस नहीं, ऐसा ही मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक। तो अब हम बात करने वाले हैं कूलॉम के सीजीएस मात्रक की, सॉरी धारिता के सीजीएस मात्रक की। तो मैं यहां लिख देता हूं चालक की, चालक की लिख सकते हैं या विद्युत धारिता भी बोल सकते हैं इसको। चालक की धारिता का सीजीएस मात्रक, चालक की धारिता का कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। देखिए सीजीएस मात्रक में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो फेरड है, क्या आया था हमारे पास? फेरड। जो फेरड है, ये एक फेरड जो है वो हमारे पास रहेगा एक कूलॉम अपॉन में एक वोल्ट के बराबर, ये है। तो बच्चों होगा क्या कि जो आपका इसका सीजीएस मात्रक है उसको हम कहेंगे बच्चों स्टेट फेरड। क्या कहेंगे? स्टेट फेरड। ये होता है स्टेट फेरड। अब हम इस स्टेट फेरड और फेरड के मध्य कुछ संबंध स्थापित करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि एक कूलॉम जो है, उस एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो बच्चों वो होते हैं 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम अपॉन में एक वोल्ट में 1/300, 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। कितने? स्टेट वोल्ट। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा ऐसे गुणा, तो 9 × 10 की घात 11 स्टेट कूलॉम अपॉन में स्टेट वोल्ट। ये हो जाएगा आपका स्टेट फेरड। क्या हो जाएगा? स्टेट फेरड। और ये एक फेरड का मान, जो आपका एक फेरड है ना बच्चों, ये एक फेरड होता है 9 × 10 की घात 11 स्टेट फेरड के बराबर। यहां तक क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी विमा। तो अब है बात धारिता की विमा। देखिए बच्चों, धारिता जो सी है उस सी की विमा जो है वो हो जाएगी किसके बराबर? Q अपॉन में V की विमा। ये आपको पता होना चाहिए कि Q अपॉन में V की विमा क्या होती है, Q की विमा क्या होती है और V की विमा क्या होती है। तो बच्चों ये हमने बार बार देख लिया है, Q की विमा होती है A1 T1, और ये जो आपका V है इसकी विमा होती है बच्चों M1 N2 T-3 A-1। ये विमा होती है किसकी? V, विभव की। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आपका C है, C की विमा आ जाएगी बच्चों क्या? देखिए ये जो C है, ये C की विमा आ जाएगी, देखो ऊपर जाएगा तो M-1, L भी ऊपर जाएगा तो L-2, और T ऊपर जाएगा तो T की घात 4, और A ऊपर जाएगा तो A की घात 2। ये हमारे पास विमा निकल कर आ जाएगी किसकी? ये निकल के आ जाएगी बच्चों धारिता की विमा। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए।
क्लियर है? तो ये बात होगी हमारी धारिता की। अब हम धारिता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, चालक की धारिता है संबंधित चालक की धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण, देखिए क्या क्या बातें हैं जो इससे रिलेटेड है और ये बातें लागू होती है चालक की धारिता। पहली बात तो धारिता सदैव धनात्मक होती है बच्चों। चालक की जो धारिता है वो हमेशा ही कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि सबसे पहली बात, चालक की धारिता, चालक की धारिता सदैव धनात्मक होती है। देखिए जैसे कि अगर हम किसी एक पात्र की बात करें, जैसे बाल्टी की बात करें, तो बाल्टी में अगर हम ये कहेंगे -2 लीटर पानी आएगा, बाल्टी पानी देगी तो नहीं। हाँ उसमें पानी आएगा, चाहे कितना ही आए, ग्राम में आए, किलोग्राम में आए, कैसा है, लेकिन आएगा पानी जरूर। इसका मतलब ये है कि जो धारिता है वो हमेशा क्या होगी? धनात्मक ही होगी बच्चों, ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये तो आपकी होगी पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि हमने अभी पढ़ा था कि C बराबर होता है, ये जो अपना धारिता जो होती है वो होती है Q कोण में V, ये पढ़ा था। तो धारिता को आवेश और विभव पर निर्भर करना चाहिए, परंतु धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम V बढ़ाएंगे या Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो उनका मान वैसे ही नियत रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि धारिता जो है बच्चों आपकी, धारिता आवेश व विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। और तीसरी बात यह है बच्चों की धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती, आइए समझते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो धारिता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों की जो धारिता है, अगर मान लीजिए हम बाल्टी में 20 लीटर पानी डाल सकते हैं, इसका मतलब उसकी धारिता 20 लीटर की है। अब वो बाल्टी चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे स्टील की हो, उससे उस चीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो धारिता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, फिर यहां तक क्लियर हो गया। फिर चौथी बात, चौथी बात ये है कि किसी चालक, किसी चालक में एक सीमा से अधिक, एक सीमा से अधिक, किसी चालक में एक सीमा से अधिक आवेश देने के पश्चात, एक सीमा से अधिक आवेश देने के पश्चात आवेश वायु में विसर्जित होने लगते हैं, वायु में विसर्जित होने लगते हैं। यानी कि अगर जैसे कि हमने अभी बाल्टी का एग्जांपल समझा था, मान लो ये कोई पात्र है, इसमें हमने कुछ पानी डाल रखा है। अब हम इसकी क्षमता मान लो 10 लीटर की है। अब हम इसमें 10 लीटर से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो वही ये होगा कि चालक है, उसकी एक क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा अगर उसको आवेश दे रहे हैं हम, तो वो आवेश वायु में विसर्जित हो जाएंगे। वो चालक उनको ग्रहण नहीं करेगा। चालक एक क्षमता तक ही आवेश को ग्रहण करेगा। क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक बातें। फिर देखिए अब हम इसके कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? बहुत इजी चीजें हैं, थोड़ी सी बात रही है 2 मिनट की।
उनको लिख ही देते हैं फटाफट। अब है अगला, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक तो धारिता को प्रभावित करता है चालक का क्षेत्र। कौन प्रभावित करता है? चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्र। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर पदार्थ की जो धारिता है, चालक की जो धारिता है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। फिर दूसरी बात, देखिए इसको एक बार 1 मिनट इसको समझिए आप, पूरा नोट करें इसको, सभी को लिख देते हैं। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता घटती जाती है। क्या होता है बच्चों? चालक की धारिता घटती जाती है। तो फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2 बिंदु और रहे हमारे पास, उनको क्लियर करते हैं बच्चों। चलिए यहां तक हो गया। दूसरा है चालक के समीप अन्य आवेश की उपस्थिति। आवेश की उपस्थिति, देखिए इस पर कैसे निर्भर करेगी। जैसे कोई चालक है और चालक के पास कोई अन्य आवेश है, तो वो जो अन्य आवेश है, उस अन्य आवेश के कारण जब हम उसको पास लेके जाएंगे, किसी चालक चालक के पास में लेके जाएंगे, तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। मान लो ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसके पास में मैं एक अन्य चालक लेके आ रहा हूँ। क्या ले आ रहा हूँ? अन्य चालक ला। तो ये जो अन्य चालक लेके आ रहा हूं, तो इस पर प्रेरण के कारण इस सभी तरफ, इस धनावेश के कारण ये सभी क्या आ जाएंगे? ऋणावेश आ जाएंगे। और सभी ऋणावेश आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। उदासीन करने के कारण इसमें विभव का जो मान है, विभव का मान, विभव के मान में कमी हो जाएगी। विभव के मान में क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। और विभव के मान में कमी हो जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चालक के समीप अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण, और जो तीसरा बिंदु और अंतिम बिंदु है वो होता है बच्चों कि पराविद्युत पदार्थ के कारण। जैसे अगर कोई चालक है, उसके आसपास में पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उसकी धारिता प्रभावित होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, ये जो 3 बिंदु है वो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस चैप्टर का भी अलग एक पार्ट है संधारित्र, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।